नमस्कार दोस्तों। जब हम वैदिक साहित्य का नाम लेते हैं तो अक्सर हमारे मन में धर्म, मंत्र और दर्शन की छवि उभरती है। लेकिन सच ये है कि वैदिक साहित्य केवल आध्यात्मिक चिंतन तक सीमित नहीं था। वो समाज को समझता था, राज्य को दिशा देता था और शासन को नैतिक आधार प्रदान करता था। वेदों में राजनीति, प्रशासन और समाज के संगठित स्वरूप के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। राजा और प्रजा का संबंध क्या हो, न्याय कैसा हो, युद्ध कब हो और शांति कैसे आए, इन सभी प्रश्नों पर वैदिक ग्रंथों ने विचार किया। यही कारण है कि वैदिक राजनीतिक चिंतन आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और सबसे आधारभूत ग्रंथ है। यहाँ हमें राजनीतिक संरचना की नींव दिखाई देती है। ऋग्वेद में संकेत मिलता है कि राजा केवल जन्म से नहीं, बल्कि प्रजा की सहमति से स्वीकार किया जाता था। ऋग्वेद के मंत्र राजा के चयन में जन सहभागिता की झलक देते हैं। राजा का कर्तव्य स्पष्ट था: प्रजा की रक्षा, धर्म की स्थापना और न्याय का पालन। यहाँ राजा सत्ता का स्वामी नहीं, सेवक था। वैदिक समाज में शासन केवल एक व्यक्ति पर आधारित नहीं था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा को निर्णय लेने में सहायता करती थीं। सभा, जहां अनुभवी, वरिष्ठ और विद्वान लोग राज्य के मामलों पर विचार करते थे, और समिति, जहां प्रजा के प्रतिनिधि जनहित के मुद्दों को सामने रखते थे। ये हमें बताता है कि वैदिक शासन सहभागिता और संवाद पर आधारित था। अब आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद में राजा के धर्म और अनुष्ठानों पर विशेष बल दिया गया। राज्याभिषेक केवल सत्ता ग्रहण नहीं था, वो एक नैतिक संकल्प था। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वो धर्म और नीति के मार्ग पर चले और प्रजा के कल्याण को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाए। यज्ञों के माध्यम से राज्य में शांति, समृद्धि और सामाजिक संतुलन स्थापित करने की कामना की जाती थी। न्याय यहाँ राजा की इच्छा नहीं, उसका कर्तव्य था। सामवेद हमें शासन का एक और पक्ष दिखाता है। यहाँ संगीत और भक्ति के माध्यम से शांति और सामंजस्य की शिक्षा दी गई। राजा का आदर्श आचरण समाज की स्थिरता से जुड़ा था। यज्ञ और अनुष्ठान केवल धार्मिक कर्म नहीं थे, बल्कि सामाजिक एकता के माध्यम थे। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद राजनीति के व्यावहारिक पक्ष को और स्पष्ट करता है। यहाँ राज्य की सुरक्षा, सैन्य शक्ति और कूटनीति पर विचार मिलता है। राजा को चतुर, सशक्त और दूरदर्शी होने की सलाह दी गई। युद्ध को अंतिम उपाय माना गया और कूटनीति को राज्य की रक्षा का महत्वपूर्ण साधन बताया गया। प्रजा का कल्याण और राज्य की उन्नति राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। ब्राह्मण ग्रंथों में राजधर्म और अनुष्ठानों का विस्तृत विवेचन मिलता है। राज्याभिषेक के अनुष्ठान राजा को धार्मिक और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए होते थे। ये स्पष्ट संकेत था कि शासन नैतिकता से अलग नहीं हो सकता। अब आते हैं उपनिषदों पर। उपनिषदों में राजनीति को दार्शनिक दृष्टि से देखा गया। यहाँ राजा केवल शासक नहीं, राज ऋषि है, जो आत्मज्ञान, धर्म और न्याय के साथ शासन करता है। शासन का उद्देश्य सत्ता बनाए रखना नहीं, बल्कि प्रजा का कल्याण और समाज में शांति स्थापित करना है। दोस्तों, वैदिक साहित्य में धर्म और राजनीति अलग नहीं है। धर्म राजनीति को दिशा देता है और राजनीति धर्म को समाज में जीवंत बनाती है। न्याय, सामंजस्य और स्थिरता, यही वैदिक शासन के आधार हैं। आज भी इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। राजा और प्रजा का संबंध, न्याय और धर्म, शांति और स्थिरता, ये सभी आधुनिक शासन के लिए उतने ही आवश्यक हैं। वेदों से लेकर उपनिषदों तक वैदिक साहित्य भारतीय राजनीति की जड़ों को समझने का अमूल्य स्रोत है। ये साहित्य हमें सिखाता है कि आदर्श शासन भावना, न्याय और व्यवस्था तीनों के संतुलन से जन्म लेता है। यही भारतीय संस्कृति की सबसे मजबूत आधारशिला है। दोस्तों, आज की ये वैचारिक यात्रा यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे
एक नए विचार के साथ और उसी संवेदना के साथ। तब तक के लिए सिर्फ सुनते मत रहिए, सोचते भी रहिए। नमस्कार।